पुलिस में बैठे हैं, जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो हमें गवर्न कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो कि ये मिनिस्टर्स जिन पे इतने सीरियस आरोप लगे गए हैं, वो हमें कंटिन्यूसली यानी कि बहुत लंबे समय तक हमें गवर्न करते रहे। आज दिन तक कोई भी ऐसा रूल या आप यूं कह लीजिए कोई मैकेनिज्म नहीं बना है जो इन मिनिस्टर्स को उनकी गलती के लिए अकाउंटेबल हेल्ड करे। कोई आईएएस होता है, आईपीएस होता है, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है, अगर वो गलती करता है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें उनकी पोस्ट से भी हटा दिया जाता है। लेकिन इन मिनिस्टर्स के लिए ऐसा कोई रिमूवल प्रोसेस ना ही कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही लॉ में। तो दर्शकों, अगर ये मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों ही अगर अरेस्ट होते हैं या लंबे समय तक कस्टडी में जाते हैं, क्या इनके लिए भी एक रिमूवल प्रोसेस होना चाहिए? इसी गैप को फिल करते हुए रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक बिल प्रेजेंट किया है। इस बिल का नाम है 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जी हाँ, तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बिल का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 यूज किया। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि टेबल किया गया डिस्कशन के लिए, तभी एक बवाल जो पार्लियामेंट में देखने को मिला, उसका क्या कहना। यहाँ तक कि ऑपोजिशन ने इस बिल को फाड़ कर फेंक दिया। जी हाँ, अब उसी बवाल की, आप ये कह लीजिए इसी गर्मा गर्मी की एक फुटेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभा तो दर्शकों, देखा आपने कैसे इस बिल ने इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया है। अब ये बिल पास होता है या फेल, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एज अ सिटीजन आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बिल में क्या की प्रोविजंस हैं, यानी कि किन प्रोविजंस को लेकर ये पूरा बवाल देखने को मिला है और क्यों इतनी कंट्रोवर्सी इस बिल को लेकर उठी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बिल के एनालिसिस से। तो दर्शकों, आसान भाषा में बोलूं तो इस बिल ने कई सारे आर्टिकल्स को अमेंड किया है और उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके तहत ही मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स को ऐसे अकाउंटेबल हेल्ड किया गया और उन्हें उनकी पोजीशन से हटाने की बात की गई है। तो चलिए एक एक कर देखते हैं कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनमें चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2 पे अगर आप जाएंगे तो बिल का सेक्शन 2 कहता है कि आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा और उसमें क्लॉज 5 में ऐड किया जाएगा। क्लॉज 5A जो कि एक नया अमेंडमेंट किया गया है इस बिल में, उसके तहत ये कहा गया है कि कोई भी मिनिस्टर, अ मिनिस्टर फॉर एनी पीरियड ऑफ 30 consecutive days during holding the office as such is arrested and detained in custody, यानी कि कोई भी मिनिस्टर जो 30 दिन तक अपने ऑफिस होल्ड करने की पोजीशन में या तो अरेस्ट हुआ या फिर कस्टडी में रहा ऑन एलिगेशंस ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ ऑफ टाइम बीइंग इन फोर्स विच इज पनिशेबल फॉर पीरियड विच में एक्सटेंड टू 5 years, यानी कि अगर कोई ऐसा एलिगेशन है जो मिनिस्टर के ऊपर लगा है जिसकी सजा 5 साल या ज्यादा की है, और इस पूरे सिनेरियो में अगर ये सिचुएशन बनती है तो उस सिचुएशन में ही शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू बी टेंडर्ड बाय द 31st डे, यानी कि 30 दिन के बाद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेकर उस मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटा सकती है 31st डे पर, आफ्टर बीइंग टेकन इन सच कस्टडी। 30 दिन तक वो कस्टडी में है तो 31st डे प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को और उनके डायरेक्शन और प्रेसिडेंट की अप्रूवल के साथ उस मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है। लेकिन दर्शकों, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक क्लॉज दिया गया है जो कहता है कि इफ द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फॉर रिमूवल ऑफ सच मिनिस्टर इज नॉट टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द 31st डे, ही शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर विथ इफेक्ट फ्रॉम द डे फॉलोइंग देयर आफ्टर, यानी कि अगर कोई मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर किसी अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उसे टाइमली प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं कर पाए हैं, यानी कि 31st डे पर वो प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं कर पाए हैं, तो 31st डे का जो अगला दिन होगा उसी दिन से वो मिनिस्टर जो है वो अपनी पोजीशन कर देगा, यानी कि वो अब मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो इसमें कोई बट और इफ्स नहीं है कि क्या दूसरा कोई कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये क्लॉज क्लियरली कहता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके डायरेक्शन पर कोई भी मिनिस्टर अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में है या कस्टडी में है, अरेस्ट किया गया है या कस्टडी में है, तो उसे रिमूव किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर भी एडवाइस देने में चूक गए हैं, वो डिले कर गए हैं, तो भी जो मिनिस्टर होगा वो अपनी पोजीशन से हट जाएगा। तो ये मिनिस्टर के बारे में ये क्लॉज है। अगर आप नीचे देखेंगे तो दर्शकों, ऐसा नहीं है कि ये क्लॉज सिर्फ मिनिस्टर के लिए है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बाउंडेशंस लगाई गई हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी ऐसा क्लॉज बनाया गया है। तो
अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इन केस ऑफ प्राइम मिनिस्टर who for any period of 30 consecutive days during holding the office is arrested or detained in custody on allegations of offense under any law for time in force which is punishable with imprisonment which may extend to 5 years or more. He shall tender his resignation by the 31st day after such arrest and detention. यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी इस पोजीशन में है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ ऐसे ऑफेंस किए हैं जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा की है, तो वो 31st डे पर अपना रेजिग्नेशन जो है वो सबमिट करेगा और अपनी पोजीशन को छोड़ देगा। अगर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन टेंडर नहीं किया, इफ ही डज नॉट टेंडर हिज रेजिग्नेशन, ही शैल cease to be the prime minister with effect from the day falling thereafter. यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन नहीं दिया तो भी अगले दिन वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते और वो जो प्राइम मिनिस्टर की उनकी अथॉरिटी है वो खो देंगे। ही विल सीज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये रूल्स बनाए गए हैं, क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं कि कितने सारे केसेस हैं जहां पर ऐसे चीजें हमें देखने को मिल रही है। आप अरविंद केजरीवाल का केस ले लीजिए, आप सेंथिल बालाजी का केस ले लीजिए, जहां पर हमें देखने को मिला कि वो कस्टडी में थे, वो अरेस्ट भी हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो जो अपनी मिनिस्टीरियल पोजीशन है उस पर बैठे रहे। अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने रहे, वी सेंथिल बालाजी जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो नहीं छोड़ा। तो ये जो विद टाइम हमें सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है और इन्हीं कंसर्न्स को देखते हुए इस बिल को लाया गया है। अब दर्शकों आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर अगर अपनी पोजीशन से हटा दिया गया हो तो वो वापस से इलेक्ट हो जाए और वापस से अपनी पोजीशन संभाले। तो ये डाउट जो कभी आ सकता था किसी के दिमाग में, इस डाउट को भी इस बिल ने क्लियर कर दिया है। यानी कि बिल ने क्लियरली बोला है कि provided also that nothing in this clause shall prevent such prime minister or minister from being subsequently appointed as the prime minister or a minister by the president on his release from the custody as per clause 1। यानी कि अगर कोई मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अगर वो कस्टडी में है 30 दिन से ज्यादा तो वो तो अपनी पोजीशन छोड़ ही देगा, लेकिन अगर वो कस्टडी से रिलीज हो जाता है तो ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई पावर नहीं है या ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो फिर से मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि वो वापस से अपनी पोजीशन संभाल सकते हैं, उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना चाहिए। दर्शकों ये हमने अब तक बात की किसी मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन कभी कभी होता है कि चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी केसेस होते हैं, जैसे कि हमने अभी अरविंद केजरीवाल की बात। तो यहाँ पर जो सेक्शन 3 है, जो बिल का सेक्शन 3 है, वो कहता है कि जो आर्टिकल 164 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसे अमेंड किया जाएगा और उसमें एक क्लॉज ऐड किया जाएगा, यानी कि 4A को ऐड किया जाएगा। 4A कहता है अ मिनिस्टर फॉर एनी पीरियड ऑफ 30 कंसेक्यूटिव डेज, यानी जो सिनेरियो है सबके लिए सेम है। कोई भी मिनिस्टर है जो 30 दिन से ज्यादा या तो अरेस्ट है या कस्टडी में डिटेन्ड है फॉर एनी क्राइम विच में एक्सटेंड टू द इम्प्रिजनमेंट टू मोर देन 5 years, तो वहां पे उसे अपने पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा बाय द गवर्नर। यानी कि अगर स्टेट की बात हो रही है तो गवर्नर के पास पावर है उसे अपनी पोजीशन से रिमूव करने विद द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। यानी कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस होगी और गवर्नर उस एडवाइस पे एक्ट करेंगे और उसके तहत ही एक मिनिस्टर को, यानी कि एक स्टेट असेंबली के मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन क्लॉज है जो कहता है कि अगर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस 31st डे पर नहीं आई, यानी कि 30 दिन अरेस्ट के बाद 31वें दिन उसने कोई एडवाइस नहीं किया गवर्नर को, उसके बावजूद जो मिनिस्टर है ही शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम द डे फॉलोइंग देयर आफ्टर। यानी कि उसका जो अगला दिन होगा, यानी कि 32nd डे, उस दिन से वो मिनिस्टर की पोजीशन पे काम करना बंद कर देंगे। तो दर्शकों अब यहाँ पे अगर बात हो रही है स्टेट की, तो यहाँ पे जो स्टेट का हेड होता है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट को रूल करता है, वो होता है मिनिस्टर। अभी हमने ऊपर वाले क्लॉज में यानी कि सेक्शन 2 में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी ये लॉ लागू होगा, ये बिल लागू होगा। उसी तरह चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी ये बिल लागू होगा। यानी कि अगर चीफ मिनिस्टर है, इन केस ऑफ अ चीफ मिनिस्टर जो 30 दिन से ज्यादा अपनी पोजीशन होल्ड करते हुए अरेस्ट हुए हैं या कस्टडी में डिटेन्ड है किसी भी एलिगेशन के लिए जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा की है, imprisonment for a term which may extend 5 years or more, he shall tendered his resignation by 31st day after such arrest and detention। और अगर वो ऐसा रेजिग्नेशन नहीं देते, if he shall not give his resignation, he will cease to be a minister with effect from the day following thereafter। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो चीफ मिनिस्टर है उन दोनों के ऊपर सेम ही रूल्स लागू होते हैं, सेम ही लॉज लागू होंगे। उन्हें अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। अगर वो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे हैं तो उसके अगला जो दिन होगा उस दिन से वो
अपना चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की जो कुर्सी है वो छोड़ देंगे और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल नहीं करेंगे। और इसमें भी जो एक एक्सेप्शन क्लॉज दिया गया है वो यही कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ सकते हैं। अगर गवर्नर ने चाहा, गवर्नर के अप्रूवल के साथ जब वो कस्टडी रिलीज हो जाएंगे तो वो अपनी जो पोजीशन है वो फिर से संभाल सकते हैं। उनकी जो पोजीशन होगी वो वहां पे फिर से काम करना शुरू कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये बात हुई प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। अब अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरीज या फिर दिल्ली स्टेट की, जहां पर स्पेशल लॉज लागू होते हैं, जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा अलग तरह से चलता है और वहां के जो रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गवर्न होते हैं। तो यहाँ पर एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन 4। इसमें आर्टिकल 239 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि इफ अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 30 days होल्डिंग द ऑफिस इज अरेस्टेड और डिटेन्ड ऑन एलिगेशंस व्हिच इज पनिशेबल फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years or more, he shall be removed from his office by the president on the advice of chief minister। यानी कि जो हमने पहला क्लॉज देखा उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस जरूरी था, किसी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर को अगर रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करने वाले थे। सेकंड में हमने देखा जहां पर स्टेट की बात आती है वहां पर एक गवर्नर को चीफ मिनिस्टर एडवाइस करेगा। लेकिन यूटीज के सिनेरियो में, दिल्ली, पुडुचेरी, इन केसेस में अगर कोई मिनिस्टर गलती करता है, कोई मिनिस्टर अरेस्ट होता है और कस्टडी में रहता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो उन्हें रिमूव करेगी ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जो भी यूटी को रूल कर रहे होंगे वहां पे जो मिनिस्टर होंगे या स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो एडवाइस करेंगे और फिर प्रेसिडेंट उसे रिमूव करेगी अपनी पोजीशन से। आगे अगर चीफ मिनिस्टर हैं, रिमूवल की एडवाइस टाइमली नहीं दे पाए, यानी कि 31st डे पर वो अपनी एडवाइस नहीं दे पाए, तो जो भी नेक्स्ट डे होगा, द डे फॉलोइंग देयर आफ्टर, तो वो मिनिस्टर जो है वो अपनी पोजीशन से सीज कर जाएगा, यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दिया जाएगा। तो दर्शकों, ये अभी तक आपने देखा कि कैसे इस बिल में बहुत क्लियरली ये चीजें बताई गई हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे इस बिल में क्लियरली हर सेक्शन में बताया गया है कि सेंटर से लेकर नीचे के लेवल तक, यानी कि स्टेट और यूटीज के लेवल तक, कैसे एक मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, या क्या ग्राउंड्स होंगे जिस बेसिस पर उन्हें हटाया जा सकता है, और क्या ग्राउंड्स होंगे कि वो वापस अगर अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं तो उसमें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स है जो पूरी करनी। लेकिन दर्शकों, इस बिल को समझते हुए एक सवाल दिमाग में आया होगा और वो ये होगा कि इस बिल को लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इस बिल को लाया गया है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो दर्शकों, आपको याद होगा कि 2023 में तमिलनाडु में वी सेंथिल बालाजी, जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, वहाँ की गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, उन्हें अरेस्ट किया गया था और उन्हें कस्टडी में रखा गया। तो जब वो कस्टडी में थे तब भी वो अपने जो पोर्टफोलियोज थे, यानी कि जो उनकी मिनिस्ट्रीज थी, उनको हैंडल कर रहे थे। सेम अरविंद केजरीवाल ने भी, जब उन्हें अरेस्ट किया गया था लिकर पॉलिसी स्कैम में, वो अपनी पोजीशन पर बने रहे थे और एज अ चीफ मिनिस्टर वो दिल्ली को हेड कर रहे थे। तो दर्शकों, उस केस में वहां के गवर्नर, यानी कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने जरूर इस बात को समझा था और जो सेंथिल बालाजी हैं उन्हें डिसमिस किया था। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी तो वापस से MK स्टेलिन, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उन्हें रीइंस्टेट किया और उनकी जो मिनिस्ट्रीज थी उन्हें वापस कर दी। तो ये जो क्योस हमें देखने को मिला था और ये जो कंट्रोवर्सी उस टाइम बहुत बड़ी उठी थी, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज पर अपने कंसर्न्स व्यक्त किए थे। तो इसी चीज को देखते हुए ये बिल लाया गया है और इसी के बैकड्रॉप पे इस बिल को लाया गया है, ताकि आगे चलकर ऐसा जो सिनेरियो है और ऐसी पोजीशन फिर से क्रिएट ना हो जाए। अब दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस बिल के आने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी उठी है, यानी कि बहुत ज्यादा बवाल भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस मूव को जस्टिफाई किया है और गवर्नमेंट के मूव को जस्टिफाई करने के अपने रीजंस है और ये रीजंस उन्होंने क्लियरली जो ये बिल आया है उसमें भी मेंशन किए हैं। उसमें साफ तौर पर बताया है कि इस बिल के स्टेटमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड मिशन, रीजंस क्या हैं, क्यों ये बिल लाया गया है। तो अगर हम पहला पढ़े तो पहले उन्होंने स्टार्टिंग ही इस चीज से की है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट्स होप एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो काफी होपफुल होते हैं लोगों के लिए और एक एस्पिरेशन होती है उनसे लोगों की तरफ। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के चलते, यानी कि उनके पर्सनल एजेंडाज के चलते, पर्सनल आइडियोलॉजीज के चलते, जो पब्लिक का इंटरेस्ट है वो पूरा नहीं हो पाता है। तो इट इज, सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर होल्डिंग द ऑफिस शुड बी बियॉन्ड एनी रे ऑफ सस्पेंशन, यानी कि बिना किसी शक के वो अपनी पोजीशन को होल्ड करे और अपनी ड्यूटीज को जो है वो फुलफिल करे। तीसरा उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है
कि a minister who is facing allegation of serious criminal offences arrested and detained in custody may thwart or hinder the canons of constitutional morality and principles of good governance and eventually diminish the constitutional trust reposed by the people in him. तो जो मिनिस्टर है, अगर उस पे एक सीरियस इस लेवल के सीरियस एलिगेशंस लगते हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उस सिनेरियो में ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं और जो गुड गवर्नेंस का एक एथो होता है जो हर मिनिस्टर को फॉलो करना होता है, वो डिमिनिश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने फोर्थ पॉइंट में बोला है कि देयर इज हाउएवर नो प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ अ मिनिस्टर हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। और अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो इस रिमूवल प्रोसेस को गवर्न करता हो, यानी कि मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर के रिमूवल तक की बात कहता हो। और इसी के व्यू में जो आखिरी उनका पॉइंट है, बोला है इन द व्यू ऑफ द अबव, और यही सारे पॉइंट्स को देखते हुए, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, देयर इज अ नीड टू अमेंड आर्टिकल 75, 164 एंड 239 AA of the Indian Constitution for providing legal framework for the removal of the Prime Minister or a minister in the Union Council of Minister and the Chief Minister or a minister in the Council of Ministers of State and NCT of Delhi in such cases। यानी कि इन्हीं पर्पस को सॉल्व करने के लिए, इसी कंसर्न को सॉल्व करने के लिए ये बिल लाया गया है और इसके तहत 3 जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हें अमेंड करने की बात हो रही है। तो देखा आपने दर्शकों कि कैसे इस एक बिल ने जो एक प्रॉब्लम थी, बहुत समय से चली आ रही थी, उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है या प्लेस की जाती है तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जो हमारी ऑपोजिशन है, इंडिया ब्लॉक है, उन्हें ये मूव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। उन्होंने जब बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो पार्लियामेंट में बहुत हंगामा भी किया, यहाँ तक कि बिल को भी फाड़कर फेंक दिया, और इसके पीछे जो उनके रीजन है वो भी जेन्युइन लगते हैं। तो जैसा कि एक रीजन उन्होंने दिया कि जो लोकसभा के रूल्स होते हैं, यानी कि रूल 19A और 19B, वो ये कहता है कि अगर कोई भी बिल अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो पहले तो उस बिल की कॉपी सभी एमपीज को मिलनी चाहिए, ताकि वो प्रायर उस चीज को पढ़ सके और फिर उस पर डिस्कशन कर सके। लेकिन जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया तो ऐसा कोई कॉपीज जो हैं वो सप्लाई नहीं की गई एमपीज से। और जब इसका रीजन पूछा गया तो यूनियन होम मिनिस्टर ने इसका रीजन दिया है क्योंकि 21 अगस्त यानी कि आज का दिन लास्ट मॉनसून सेशन का दिन है और टाइम की पॉसिटी यानी कि टाइम की बाधा को देखते हुए ये मूव जरूरी था और इतना टाइम नहीं था कि सबको कॉपीज जल्दी सप्लाई की जा सके। और इस चीज को स्पीकर ने भी अलाउ किया, स्पीकर ने भी समझा और इसीलिए स्पीकर ने अलाउ किया कि चलिए आप बिना कॉपी सप्लाई किए हुए इस बिल को आप टेबल करिए और इंट्रोड्यूस करिए। और उसी के तहत ये बिल सामने लाया गया और इस बिल पर डिस्कशन हुआ। लेकिन क्योंकि अब ये बिल जेपीसी के पास जाएगा, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएगा जो इस बिल को स्क्रूटनी करेगी, तब हमें पता चलेगा कि क्या सच में इस बिल को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तब तक दर्शकों आप बताइए कि इस बिल को समझने के बाद, इस बिल को पढ़ने के बाद और सिक्के के दोनों पहलुओं को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि ये बिल एक जेन्युइन मूव है करप्शन या करप्टेड मिनिस्टर्स को हटाने का, या फिर रूलिंग पार्टी की स्ट्रेटेजी है? ये उनका जो आप कह लीजिए, जैसे कि ऑपोजिशन कहती है कि एक और ऐसा मूव है कि वो चीजों को अपने वश में कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ क्राफ्ट। थैंक यू।